देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं डेरिवेशन से कराता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी बस नोट्स बना लेना। देखो होगा क्या, आने वाले हर चैप्टर में मैं आपको शॉर्टकट से कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है? तो जरूरी है इसको हल्का सा समझ लेना। किसी भी 2 पॉइंट मास सिस्टम दिया हुआ आपको, M1 and M2, तो आप इसमें टेक्निक लगा के इसे 1 मास सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि इट्स एट टाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि 2 मासेस को एक साथ दिमाग में कैरी करना। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए सबसे बेसिक वाले से स्टार्ट करते हैं। ये कहना क्या चाहता है? तो मैंने आप लोग को मासेस दिए थे M1 and M2। कहीं पे सेंटर ऑफ मास ले लिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने आपसे बोला कि बेटा आप किसी एक के फ्रेम में, M2 के फ्रेम में M1 को देखिए। तो हमने क्या किया, मान लो ये टोटल लेंथ L ले ली, और ये कॉन्सेप्ट वहीं लगता है जहाँ सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, मतलब जो अलोंग द लाइन लग रही होती हैं। कुछ कुछ बातें धीरे धीरे बेटा आप समझोगे, बट दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, स्प्रिंग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। सेंट्रल लाइन फोर्सेस होती हैं बेटा। बेटा सेंट्रल फोर्सेस उसे कहते हैं जो एक पॉइंट से पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लगती है और बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग पे लगती है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेविटेशन का लेके किया था बेटा, आओ देखते हैं। हमने बोला था कि ओनली सेंट्रल फोर्सेस को मानो के लग रहे हैं। अब अगर मैं इस टोटल लेंथ को लेता हूँ L, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, तो मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ M1 निकालना चाहूँ विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं देखूंगा कि मुझे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करना पड़ेगा। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास लिख लो, बेटर रहेगा। और मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ M2 निकालना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हमको ये करना पड़ेगा। बेटा इस पे किसी को डाउट है? सिंपल एक्सेलरेशन होता है पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ऐसे लिख के देता हूँ कि बेटा यहाँ सेंटर ऑफ मास पे आपको ओरिजिन मान लो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी M1 इंटू माइनस एक्स प्लस M2 इंटू वाई अपॉन M1 प्लस M2। तो इससे आपको ये बात पता, बेटा बस मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे माना है और इनके कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है y, 0 और इसका कोऑर्डिनेट है -x, 0। अब देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे रिलेशन, इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के 0 हैं ऑलरेडी, हमने वहीं पे सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मान लिया है, तो हमको मिला M1 माइनस एक्स प्लस M2 y इक्वल टू 0। और सिंपली मुझे मिल गया कि x इक्वल टू M2 अपॉन M1 इंटू वाई। यहाँ तक बेटा साथ में हो? हाँ बेटा साथ में लिख भी लो, लिख लो। ये बेटा बार बार आएगा, इतनी बार आएगा कि आप परेशान हो जाओगे, तो बेटर इस टर्म को हम लोग यहीं पे खत्म ही कर देते हैं। हम्म। बेटा मेन बात पता है कि अगर बच्चा कुछ स्टेटमेंट समझ आता है ना, तो वो हर जगह लगा लेगा। मैं कोशिश करूंगा और मैथ्स के साथ साथ आप लैंग्वेज फॉर्म में भी याद रखना इसको। तो अब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं अगर तुमको लिखूं L इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करता हूँ, L इक्वल टू वाई की जगह मैं पुट करता हूँ बेटा, वाई की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा x प्लस
m1x बाई m2। यहाँ तक साथ में बेटा? देखो मैंने बस यहाँ से अब बोलते चलना, आपको जहां नहीं समझ आ रहा है बस मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं। मैंने y की वैल्यू m1x बाई m2 पुट कर दी है। चलो यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? हाँ, तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, if I differentiate this term, if I differentiate this term, what I will get, देखो इस तरफ डबल डबल डिफरेंशिएट कर दो तो तुमको मिल जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे मिला 1 प्लस, ये ऐसे ही रहेगा बेटा, ये नंबर है ना, एक मल्टीप्लायर है, m1 बाई m2। अब चेक करते रहना बेटा कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ये मिल जाता है। यहाँ तक बेटा आप नोट्स में साथ साथ लिखो, पूरा पूरा पैरेलल लिखो, मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ। बस अगर आपको समझ आया ना बेटा तो एक लाइन समझ आएगी, मैं लाइन लिख देता हूँ कहीं पे, जगह तो दिख नहीं रही, बट आई विल ट्राई टू ऐसे लिखना, रुको मैं मिटा के लिख देता हूँ। मेन हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास ही है, पर बच्चा तुम्हें समझ तब आएगी ना, हर जगह तुम इसको अप्लाई तब कर पाओगे जब तुम बस ये लाइन अपने दिमाग में एक बार बोल दोगे कि हम लोग क्या करते हैं। लिख लो बेटर है, जितनी भी टू बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन जिस्ट ये रहती है कि जितनी भी टू बॉडी विथ सेंट्रल फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम दो को एक बना देते हैं। वन बॉडी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं इसको। बेटा देखो ये नीट में आपका टाइम बचाएगा इसलिए कराया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। आप लंबा मेथड से भी कर सकते हो, बट उतना टाइम जेई वालों के पास है, आपके पास नहीं है। यहाँ तक लिखा बेटा तुमने? अब अगर मैं दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करूं, अब देखो अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये किसका है, एक्सेलरेशन ऑफ, आपको ये किसका एक्सेलरेशन दिखा था बेटा? m1 का दिखा था। अच्छा ठीक 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 है, बस एक काम करो, अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो आप, इस मास वाले को इधर भेज दो, यानी आप ऐसे देख लो, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर भेज दो, m1 प्लस m2, मतलब देखो मैं एक काम करता हूँ, मास वाले टर्म को लेफ्ट भेजता हूँ, तुम बेटा पहले लिख लो अच्छे से, बाद में हम समझाते हैं। m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, बेटा आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक आ जाओगे। अब बताओ यहाँ तक लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, लिख लिया है? जी सर। अच्छा ठीक। अब अगर मैं दोनों तरफ m1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? ये चीज क्या मिल जाएगी? दोनों तरफ मैंने बस m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा, हाँ m1 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये हमारा फोर्स आ रहा था। बेटा मैं आपको एक सिंपल सी फंडा समझाता हूँ कि कभी भी इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं होता है। तो होता क्या है, इस लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहता है, ठीक है, या उसकी पोजीशन दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारा फोर्स की इक्वेशन है पार्टिकल m1 की, और हम उसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू, ये देखो ये मास आपका म्यू में ट्रांसफॉर्म हो गया,
यहाँ तक आ जाओ बेटा। अब मैं इसको ये मैथमेटिकल मॉडल हुआ, अब इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा देंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। आप एक बार इसको इतना लिखो, मैं समझाता हूँ बेटा इसको। लिखा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि दूसरे पार्टिकल, मतलब हमने M2 के फ्रेम में देख रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ। एक है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का फ्रेम, m1d² x/dt², ये वाला। स्क्वायर नहीं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन मतलब। और दूसरा है फ्रेम जहां पे हम M2 पे बैठे हैं और हम इसको रिड्यूस्ड मास के साथ एक्सेलरेट करते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के डिस्टेंस L दिखेगा, यानी रिलेटिव डिस्टेंस दिखेगा। ये देखो, ये रिलेटिव डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये रिड्यूस्ड मास एक सिंपली समझ लो कि एक इमेजरी मास है जो है नहीं एक्चुअली में। बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं। हाँ हाँ, देखो बेटा, एक सिंपल सी बात समझो कि मैं आज के बाद क्या करूंगा, जहां दो मासेस हमारे थे उसको बोलूंगा नहीं नहीं, हम एक मास के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ये बात थोड़ी सी समझ आई? अब तुम चाहो लीनियर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, सब मेथड लंबे होने की बजाय छोटे हो सकते हैं अगर आप चाहो तो आओ हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इतना लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। Yes, चलो sir. हम आगे। हम एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और आप अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। देखो, मैं किसी एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, आप किसी और क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकते हो। बेटा मैंने दो पार्टिकल लिए हैं M1 एंड M2, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है। देख पा रहे हो यहाँ तक? जी सर। अगर मैं आप लोगों से यहाँ बोलता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप कैसे निकालते बेटा? आप करते, हाँ हाँ, मैं देता हूँ बेटा। देखो बेटा, देखो प्रियंका पूछ रही है कि सर इसका स्टेटमेंट बना के दे दीजिए। ये जो लास्ट फॉर्मूला है, इसका स्टेटमेंट चाहिए। तो देखो ऐसे सोचो, इसका स्टेटमेंट इतना था कि बेटा हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे दो पार्टिकल्स थे M1 एंड M2, हमने कुछ ऐसा माना कि कोई एक तीसरा फिक्शियस पार्टिकल है जिसका रिड्यूस्ड मास है और वो टोटल डिस्टेंस दूर पे है। मतलब एक के फ्रेम से, बेटा जरूरी नहीं M2, M1 के फ्रेम से देखने पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेटा क्या ये बात तुम्हें समझ आई? जी सर। क्योंकि मैं एक्चुअली, मुझे पता है कि डेरिवेशन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम देता है, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। बेटा आई होप तुम लोगों ने बेटा वो स्यूडो फोर्स पढ़ा था। अच्छा, मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है।
तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकालोगे बेटा, बताओ। अगर मुझे बॉडी 2 का एक्सेलरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 1 चाहिए, तो बेटा हमें कैसे मिलेगा, बताओ। बेटा अगर मैं 1 के फ्रेम से देख रहा हूँ तो एक्सेलरेशन हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर आप बच्चों की तरह 2 पे ऐसे देखोगे कि सर इधर इसका एक्सेलरेशन 2a2 दे रखा है और E1 का मतलब पलट के हमारा एक्सेलरेशन लग जाएगा, यानी ऐसे हो गया। सिंपल सा बेटा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। M1 की फ्रेम से हम ऐसा देखते हैं। तो बेटा अब बताओ, M1 की फ्रेम से एक्सेलरेशन तो आपको दिख जाता with M1 विद फ्रेम ऑफ M1 हमें ये इस तरह से दिखता कि सर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है v2 माइनस a1। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा। यस सर। बेटा इसकी फोर्थ इक्वेशन क्या होती है बेटा, हम लोग कैसे लिखते हैं। इस पे रियली में एक F2 फोर्स लग रहा होता, रियल फोर्स, और F2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, F2 की वैल्यू होती M2A2। लेकिन जब आपको A2 माइनस A1 दिखेगा तो हम इस पे स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं कि सर एक F2 लग रहा होता और स्यूडो फोर्स कितना लगता है, दिस इनटू मास ऑफ द बॉडी। यानी A1 इंटू M2। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। बेटा आप लोग को स्यूडो फोर्स याद है कि नहीं, बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स की तरह ही है। अब बेटा इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, बताओ। कि सर हमारे जो नेट फोर्स है F2 माइनस M2A1 इक्वल टू M2 इंटू A2 माइनस A1। बेटा बिना स्यूडो फोर्स की आपकी एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन मैच नहीं करेगी। ये M2 ही मास है बेटा। देखा यहाँ तक बेटा आप लोगों ने। यस सर। अब देखो जैसे कि हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं बेटा, ठीक है, हम लोगों ने एक स्यूडो फोर्स लगाया और हमारा आंसर मैच कर गया। अगर हम लोग अब क्वेश्चंस में एक स्यूडो फोर्स लगाना सीख जाए तो हमारा रिड्यूस मास से भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी आ जाएगा।
फिर आप इसे लिखे रहना, अगर आप स्यूडो फोर्स भूल गए थे तो हम देखो बार बार इसका यूज करेंगे अब। सर मुझे, हाँ बेटा बोलो। सर आप वो क्वेश्चन बता रहे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ मैं सारे क्वेश्चन बेटा, जितने 10-12 क्वेश्चन अब तक तुमने थ्योरी पढ़ी है, मैं उसका एक एक करके क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। आप बस प्लीज नोट करते रहना, ठीक है बेटा। वो एक Yes. क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ सेंटर ऑफ मास आया, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला कि ये लोग दोनों अपनी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गोल गोल घूम रहे हैं। अब बेटा अगर जैसे थोड़ा सा अगर 3D में मैं या कुछ विजुअलाइजेशन दिखा सकता तो मैं तुमको दिखाता कि अगर लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, तो ये वाई सर्कल के बाद घूमता है और 2 पॉइंट मास का रोटेशन आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी तक में दिया हुआ है बेटा। और ये चीज एक्स की दूरी बना के घूमती, थोड़ा एक सेकंड, ये चीज एक्स की दूरी बनाती है इससे, यहाँ ऐसे है तो ये सॉरी, ये ऐसे एक सर्कल बना के घूमती एक्स से, ठीक है। और ये वाला वाई की दूरी बना के घूमती। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों ही पार्टिकल घूमते हैं। m1 ऐसे घूमता। आप ऐसे स्टार्ट करो कि सर हमें नहीं आता क्वेश्चन, तो आप ऐसे बोलो कि सर ये m1 है, ये m2 है। बच्चों की तरह मुझे बताओ इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता? जी m1 m2 अपॉन, बेटा मैं यहाँ ओरिजिन मान रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? नोट किया बेटा यहाँ तक? दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है और ये डिस्टेंस हमने y प्लस एक्स ले लिया है। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा इसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के। m1 पे सोचो, m1 पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही इसको सर्कल में घुमा रहा है, यानी m1 v स्क्वायर बाई r दैट इज y। Let us say कि you understand L equal to x plus y, and let us say you also understand कि अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है तो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था m1 इंटू माइनस वाई, कोऑर्डिनेट वाइज बोल रहा हूँ बेटा, m1 इंटू माइनस वाई प्लस m2 इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2 विल बी 0। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे कि सर हमारा m2x इक्वल टू m1y है। बेटा एक बार आप साथ में देखते चलना, क्योंकि अगर मैंने m1 का m2 कर दिया तो रिलेशन पलट जाएगा। हमको यहाँ तक समझ आया, बस इस बार थोड़ा आखिरी तक चलना, पेशेंस रखना इस बार। m2x इक्वल टू m1y आया। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पुट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं ये सबको l के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो देखो मेरा ये इक्वेशन हो जाती है जी m1 m2 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी एल स्क्वायर, और यहाँ हो जाती एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो ये वाले की जगह में लिखता m1 v स्क्वायर, v स्क्वायर हमें निकालना है बाई आर। आर कितना है हमारा y, तो
यहाँ देखो L इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई तो ठीक है, वाई तो हमें चाहिए, एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m1 बाई m2 इंटू वाई। यहाँ तक साथ देख पा रहे हो बेटा, ये बस x लिखा है, यहाँ से x निकालो, m1 वाई अपॉन m2 लिखा है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, ऐसा दिखने लगेगा। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई, इस इक्वेशन से आप y कॉमन निकालेंगे, m1 अपॉन m2 इक्वल टू L। तो अगर मैं y की जगह पुट कर दूं तो व्हाट आई विल गेट बेटा, यहाँ देखो इस y की जगह आई विल पुट दिस थिंग, y हमारा है L इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा देखो एक शुरुआत होती है, थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन उसके बाद आखिरी में जो तुम्हें बोलेगा ना सर कुल मिला के हमको हर बार m1 m2 हटा के एक सिंगल मास कंसीडर कर लेना है, तो आपका काम धीरे धीरे बनने लग जाएगा। बेटा क्या बचा फिर, y की जगह जब आपने इतना पुट किया, m1 v स्क्वायर अपॉन y पुट कर देते हैं बेटा, L m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा यहाँ तक लिख लो, अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, एक LL काट दो, एक एक L काट दो। बेटा लिखा आप लोगों ने यहाँ तक, ये रुको Yes, मैं sir. अगले पेज पे ऐसे लिखता हूँ, G m1 m2 बाई L स्क्वायर, यहाँ तक तुम लोग थे, और हमने क्या लिखा था यहाँ पे, m1 v स्क्वायर बाई L m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी हमने लिखा था m1 v स्क्वायर अपॉन L। बेटा एक्सप्रेशन क्या था एक बार बोल देना, m2 था ना Sir, नीचे, m1 b square by L m2 divided by m1 plus m1 हाँ m2. हाँ। अब शुरुआत तो हो जाती है बेटा, हमारे पास एक 2 पॉइंट मास सिस्टम था, ठीक है बेटा, यहाँ तक एक्सप्रेशन सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। Sir, सही Sir, है. L और m cancel होने थे. हाँ नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी नहीं कर रहे कैंसिल, यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, Yes, sir. ठीक है। बेटा मैंने लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार दो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम पुट किया m1 रह गया, वी स्क्वायर ओ वाई एम वी स्क्वायर वाई था, वाई की जगह हमने L m2 m1 प्लस m2, नहीं तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है बेटा। चलो हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, अब जैसे ये मुझे दिख रहा है,
बेटा M1 M2 को यहाँ से उठा के नीचे भेज दो। यहाँ मैं तुमको ऐसे दिखाता हूँ, मैं M1 M2 लिख रहा हूँ, एक और M2 लिख रहा हूँ, अपॉन यहाँ से मैंने M1 प्लस M2 लिख लिया, और यहाँ क्या छोड़ा मैंने, M1 V स्क्वायर बाई L। यहाँ तक साथ में बेटा मैंने सिर्फ एक M2 इधर ले गया हूँ और M1 प्लस M2 नीचे लेते हैं, यहाँ तक लेते आया, और एक L स्क्वायर भी रहेगा। देखा बेटा? यहाँ तक साथ में बेटा? जी सर। Yes. ऐसे लिख लो, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 को इस तरह से लिख लो। देखो अब मैं वही क्वेश्चन जो तुमने बिल्कुल एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, लेकिन अगर मैं ऐसे सोचता कि ये दो मास हैं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों घूम रहे हैं, ये ऐसे अपने घूम रहा है, वैसे घूम रहा है, इसकी जगह मैंने बोला ठीक है यार, M1 M2 में से किसी एक फ्रेम पे चलते हैं। जैसे मैं M2 पे चला गया, मैं M2 पे जाके बैठ गया, मैं M2 में जाके बैठा और मैंने M1 के मास को चेंज कर दिया, म्यू फॉर्म में मान लिया। मेरी बात समझे बेटा? तो टोटल डिस्टेंस के फॉर्म में रहा बेटा। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस्ड मास 1 to 1 लाता है कि एक फ्रेम से देख के दूसरा कैसा दिख रहा है। अब मैं तुमको ऐसी बात बोलता हूँ जो तुम्हें शायद समझ आए, चांद और अर्थ के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तुम चांद पे रह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अर्थ पे रह के सॉल्व करोगे, या बीच में लटक के सॉल्व करोगे? अर्थ पे करोगे ना? ठंडे दिमाग से सोचो, तुम किस फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में या अर्थ पे आके? हमको तो अर्थ पे ही सॉल्व करना है। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि नहीं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, M2 के अबाउट है, G M1 M2, और ये हमारा फाइनली इस तरह से हो जाता है MV स्क्वायर बाई आर के। देख पा रहे हो बेटा? बेटा ये थोड़ा सा समझ आया तुम्हें? यस सर। बेटा देखो, अनगिनत क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये दो बॉडी स्पेस में घूम रही हैं, आगे चल के मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया कि अगर मान लो ये एक्सिस है, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर ये कभी भी कहीं घूमेंगी तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमती हैं, ठीक है? अभी तुमने जस्ट देखा कि
अगर हम इसको m1 मानते, इसको m2 मानते, इस डिस्टेंस को हम लेट अस से r1 लिख दे रहा हूँ, r2 वही xy है बेटा और कुछ नहीं है। मुझे पता है प्रॉब्लम टोटल समझने में आती है, लेकिन एक दो बार में फ्लो बन जाएगा। अगर हम r1 को निकालते हैं, ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है बेटा बीच में, तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा r इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 आता है। अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात सुनना। वहां मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट मास का एक्सिस से दूरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है I1, इस वाले का निकालोगे तो आएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r1 स्क्वायर। दूसरे वाले का निकालोगे तो आएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r2 का स्क्वायर। मान लो ये है, मेरी बात समझे बेटा? जी सर। देखो हर बार हम 2 पॉइंट मास सिस्टम को बारी बारी इतना लंबा सॉल्व करने की जगह, अगर मैं मान लो, देखो मुझे r1 पता है तो ऐसे ही मैं r2 भी तो लिख सकता हूँ। कितना आ जाएगा r जस्ट m1 अपॉन m1 प्लस m2 कर दो। देख पा रहे हो बेटा? मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा दिखता नहीं है। मान लो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हर बॉडी का ऐड करिए, मास रोटेशन का मास होता है। हम आई को जब जोड़ते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों की तरह m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो अभी तुमको मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं एक लाइन बोल दूं बेटा, देखो ये है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास वाली है। ठीक है बच्चा खुश? हाँ सर ठीक है, इजी है। मास इंटू रेडियस का स्क्वायर ही तो करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा हमारे पास डिस्टेंस ऐसे होता, सपोज ये अर्थ होता, ये मून होता, तो हम लोग किस डिस्टेंस में डील करते हैं टोटल, मतलब दो मासेस के बीच में क्या हो रहा है। कैपिटल आर को हम प्रेफरेंस देते हैं r1 r2 की जगह पे। हम क्यों चाहेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉल्व करें? हम अर्थ पे बैठ के मून को डायरेक्टली देखना चाहेंगे। तो क्या आपको ये लाइन थोड़ी भी स्ट्राइक कर रही है? तो अब बताओ कितना अच्छा रहता अगर मैं r1 को यहाँ पुट कर सकता, r2 को यहाँ पुट कर देता। आप करो जरा, आपको पता है क्या दिखेगा कि अभी भी हमको एक्चुअल क्वेश्चन तो सेंटर ऑफ मास पे सॉल्व होना चाहिए, बट हमारे पास जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, करना ही क्या बेटा, m1 r1 का स्क्वायर करोगे तो m2 स्क्वायर m1 प्लस m2 स्क्वायर, और यानी आपका ये दिखेगा इस तरीके से m1 m1। मेरी बात बेटा आज नहीं कल आपको समझ आ जाएगी। r m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस अगले वाले का m2 इंटू r2 की जगह r m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। हो सकता है बेटा तुम इसको खुद से जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको लग रहा है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे। नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डेटा में वो डायरेक्टली तुमको सिर्फ बीच का डिस्टेंस देंगे। अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास निकालो, कैलकुलेशन करो। मेरी बात समझना, एग्जाम है, एग्जाम में मैंने तुमको ये दे रखा है कि ये 20 मीटर है, दोनों मासेस दे रखे हैं और पूछा है कि भाई ये m1 मास है m2 मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बच्चा लगा हुआ पहले r1 निकालेगा, फिर r2 निकालेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा, फिर वो यहाँ पुट करेगा और आंसर निकालेगा। दूसरा बच्चा क्या है, घर में थोड़ा कॉपी पेन चलाया है, उसने थोड़ी मेहनत कर रखी है और उसने देखा कि जब हम यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेते हैं, r स्क्वायर, तो अंदर क्या बचता है बेटा बताओ जरा। पहली बार में मिला m1 m2, यहाँ देखो सेकंड पेन, हाँ पेन, m1 m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अगले वाले में क्या था, m1 स्क्वायर m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ से सातों बेटा देखो हमने सिर्फ ऐड किया और कुछ नहीं किया है। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कितने बच्चों को दिखा कि डिनोमिनेटर सेम है, m1 प्लस m2 स्क्वायर, और m1 m2 में कॉमन ले लोगे
m1 m2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m2 प्लस m1 बचेगा, तो ये और ये कट जाएगा ना एक, तो क्या बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता r इंटू म्यू। क्या बेटा एक लाइन में करना चाहोगे या पहले ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, तुम बताओ। क्या तुमको मेरी बात थोड़ी भी समझ आ रही है? बेटा नीट में आपने किसी बच्चे से ये पूछोगे कि क्या हो रहा है तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर मुझे आता है, पूरा पेपर आता है मुझे। बेटा देखो ना, ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, तो म्यू के टर्म्स में आ गया। क्या ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? जी सर। तो मान लो अगर एक बच्चे को मैं यही क्वेश्चन देता कि ये 3 kg है, बेटा बस फीलिंग समझना, एग्जामिनेशन हॉल आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो 3 kg 6 kg देगा और 6 मीटर देगा और बोलेगा एक सेकेंड, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब एक बच्चा समझो ना, पहले वो एक्स निकालेगा, फिर वो वाई निकालेगा, और दूसरा बच्चा बोलेगा सर मान लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारी लाइन है, टोटल डिस्टेंस मास रिड्यूस होके म्यू बन चुका है, और कितनी तेजी से निकलता 3 6/3 + 6। एक बच्चा गया ही वहां पे, उसको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला याद है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू आर स्क्वायर, तो गया ही वहां पे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। बोलेगा सर टोटल आर 6 दिया हुआ है, हम इसको 2 पॉइंट सिस्टम की जगह हम 1 पॉइंट सिस्टम बना देंगे। हमारे आर की वैल्यू दी, आर हमेशा याद रखना रिलेटिव होता है बॉडी ए और बॉडी के बीच में, तो आर इक्वल टू 6 आ गया, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया एम आर स्क्वायर यानी म्यू आर स्क्वायर। हमको एक मास मान लेना है। बेटा आपको क्या समझ आ गया म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अरे जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता एम आर स्क्वायर, ये वाला म्यू यानी 2 आर स्क्वायर यानी कितना बेटा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, तो कितना आया बेटा क्वांटिटी 72। तनुश्री 38 कैसे आ रहा है बच्चा, क्या मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बस कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई? अगर मैं हर टॉपिक में तुमको ऐसे फॉर्मूला लिखवा दूंगा हर टॉपिक आने वाले में, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में कितना टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा, जरा सोचो। क्यों बच्चे 720 में से 720 लाते हैं? तुमको बस फॉर्मूला लिस्ट बहुत तगड़ी बनानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर लिख लेना, ये आर स्क्वायर था, गलतियां मत करना, आर म्यू नहीं है फॉर्मूला, आर स्क्वायर म्यू है। डेरिवेशन इसलिए साथ साथ किया करो बेटा। और मेरी एक बात याद रखना, मैं कभी प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड पे, वो तुमको खुद ही करना है, मेरा काम तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है। यहाँ तक दिखा बेटा? कोई दिक्कत? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. No, चलो बेटा ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और कराऊं क्या? yes sir. हाँ सर। ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन शायद आपको हेल्प करे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, मास m1 m2 दिया हुआ है, और ये एक स्मूथ सरफेस पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा?
अब देखो, मान लो मैंने तुमको बोला, ऐसे समझाता हूँ, मान लो आप इसको यहाँ पे एक इम्पल्स देते हो। बेटा सुनना, इम्पल्स का मतलब होता है जस्ट आपने किसी को वेलोसिटी, जैसे क्रिकेट की बॉल को शॉट मारते हो, इंटू 3 मीटर पर सेकंड दिया, और इसको यहाँ 2 मीटर पर सेकंड दिया। ये कुछ बेटा मैं क्वेश्चंस कराते रहता हूँ, मैं पता है कुछ देर बाद तुम्हारे फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगी, चाहो तो अलग से बना लेना। ऐसे दिख दिया। और अब मैंने तुमसे पूछा, मुझे बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होगी। मैं क्वेश्चन चेंज करते रहूंगा बेटा, आप बस नोट करते रहना, ठीक है। अब बेटा बच्चा एक सोचेगा, सर एक काम करते हैं। बेटा मेरी बात सुनना, बच्चा गलत क्या सोचता है, बच्चा सोचता है सर इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों को हम पोटेंशियल एनर्जी में बदल देते हैं, तो स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा। ये गलत है या सही, कौन बताएगा। दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों। बेटा किसी भी सिस्टम का, अगर कोई भी सिस्टम आपको दिया है तो उसका हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो एक्चुअली में पूरा सिस्टम ही चल रहा होगा, तो वो एनर्जी भी आपको जोड़नी पड़ेगी। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा लगेगा। अगर एक बच्चा बोले सर स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है, हाफ m1 × 2² प्लस हाफ m2 × 3², ये बच्चा गलत नहीं सोच रहा है, बच्चा सही सोच रहा है। अभी स्प्रिंग रिलैक्स थी, मतलब t = 0 पे जब हमने इम्पल्स दिया तो हमारी कंडीशन ऐसी थी। क्या बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चे के पास दो तरीके हैं, बच्चा बोल सकता है सर एक काम करते हैं, ये है ऐसा, और हम मानते हैं कि सर अच्छा ये बताओ इम्पल्स किस तरफ ज्यादा है। m2 हमें दिया नहीं है ना, मैं m2 तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम्हें फीलिंग आ जाए। m2 की वैल्यू मैं दे देता हूँ तुम्हें, रुको ऐसा देते हैं कि अच्छा अच्छा है, रुको हम m2 को 4 ले लेते हैं और m1 को 1 kg। यहाँ तक नोट किया। अब बताओ स्टार्टिंग में मोमेंटम किस तरफ है, राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है सिस्टम का। बेटा मोमेंटम तो याद है ना, मास इनटू वेलोसिटी, तो बेटा राइट। राइट साइड है ना। 4 3 या 12, और यहाँ पे 1 × 2 पीछे की तरफ, तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ। और बेटा देखो आपने एक बार इंपल्स देके छोड़ दिया तो ओनली फोर्स एक्टिंग विल बी ये स्प्रिंग वाला फोर्स, और ये इंटरनल फोर्स है। इससे कभी भी आपके सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी किसी भी समय, किसी भी समय पूरे सिस्टम की जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। सिस्टम का बेटा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया बेटा। अब एक बच्चा इतनी मेहनत से करेगा सर तो क्या होगा सर मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त। मैं बोलूंगा बेटा देखो पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बेटा पता है मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त ये खिंच गया और ये दोनों एक ही स्पीड लेके आगे जा रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त एक ही स्पीड होती है। मेरी बात समझे। प्लस हाफ kx² जितना हमारा इलोंगेशन हुआ है, एक्स इलोंगेशन हो गया मान लो उस समय। क्या ये समझ आया तुम्हें। और यही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी क्योंकि दोनों सेम ही वेलोसिटी से जा रहे होंगे। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। बेटा देखो 4 × 3 12, आप ऐसे बोलोगे सर पहले मोमेंटम था 4 × 3 12 प्लस 2 × -1, ये था टोटल मोमेंटम। तो बाद में भी मोमेंटम इतना ही होना चाहिए किसी भी समय। मान लो दोनों की कॉमन वेलोसिटी v हो गई, मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त दोनों के पास एक ही वेलोसिटी होगी, फील करके देख लो, क्योंकि उसके बाद वो लोग खींच नहीं रहे ना, उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी उस समय हम बोलेंगे m1v प्लस m2v, सेम वेलोसिटी। ठीक है। बताओ कितनी आ गई ये वेलोसिटी, ये वही v वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाली है, कितनी आ गई बेटा। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, पुट कर दो 1 kg × v प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू 4 है, तो हमारा 5 भी आ गया
अब बेटा बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई, 4 3 जा 12 माइनस 2, 10/5 कितना आ गया, v की वैल्यू 2 आ गई। तो अब बच्चा कैसे करेगा, बच्चा बोलेगा सर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी की टोटल मास हाफ m1 मतलब हाफ इंटू टोटल मास इंटू वीसीएम तुमने निकाल लिया, 2 आ गया। तुम यहाँ पुट करते हो और हाफ के एक्स स्क्वायर, हमारा ये इनिशियली पता था हमें, ये हमने निकाल लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से और ये हमारा आ गया। ये है आम जिंदगी। और अब आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस्ड मास। बेटा तुमने, मैं फिर से समझाऊंगी क्वेश्चन स्टार्टिंग से। बेटा ईमानदारी से बोलो, पढ़ने के लिए कोई डांट नहीं है, मुझे सिर्फ इनडिसिप्लिन पे डांटना आता है और किसी चीज पे नहीं डांटना आता। यहाँ तक समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अब एक बच्चा इतनी मेहनत करके देखो, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट लगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक दूसरा बच्चा बोलता सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? अब देखिए ना कितना कितना सॉल्व कर दिया आपने। एग्जामिनेशन में इतना टाइम होता है क्या नीट वाले बच्चे के पास में? ये तो जेई वाला बच्चा करे, उसको तो कोई फोर्स, उसको सीडो फोर्स भी नहीं आता तो भी चले। अच्छा बेटा इससे कोई बच्चा आंसर निकाल के बताया जरा कितना आ रहा है। अगर मैं के टर्म्स में पूछूं तो आपका क्या आंसर आ रहा है? निकाल सकते हो कि मैं निकालूं? सर एक सेकंड। निकालो बेटा ना, क्यों कैलकुलेशन से क्यों भागते हो आप लोग? टीचर और आप में बड़ा अंतर है बेटा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सर √20/k। अच्छा ठीक है, मैं बच्ची पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि बच्ची ने जो आंसर बताया है वो आया है वेलोसिटी, सॉरी एक्स की वैल्यू आई है √20/k। यही बेटा आई है ना एक्स की वैल्यू? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अगर हम लोग ऐसे कर लेते कि सर इसी चीज की जगह हम लोग अगर हम रेड्यूस मास से करते तो हमारा फॉर्मूला कैसे आना चाहिए था कि सर ऐसा मान लेते हैं, बेटा बच्चों की तरह करना, अगर मैं रेड्यूस मास के हिसाब से करता तो मैं ऐसे बोलता है अरे बेटा एक काम करो, किसी एक को रेस्ट पे मान लो, किसी एक को जिसको मर्जी। तुमने बोला सर M2 को रेस्ट पे मान ले, हाँ तुम्हारी मर्जी बेटा। अब ये बताओ M2 को रेस्ट पे माना तो M1 पहले कहाँ जा रहा है, 2 इधर जा रहा है और M2 किधर जा रहा है, 3 इधर जा रहा है ना। तो 3 की वेलोसिटी पलट के इसको दोगे, रिलेटिव देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी M1 की, बताओ बोलो बेटा। 5 हो जाएगी। ये बेटा तुम लोग को इतनी रिलेटिव वेलोसिटी तो आती है ना कि अगर M2 की 3 इधर है तो वो दूसरों को दिखेगा तो पलट के अपनी वेलोसिटी देगा, इतना तो आना चाहिए ना। बेटा यहाँ तक समझ आया? यस सर। तो यस अगर अब सर। मैं बोलूँ कि ठीक है मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना था, तो अगर ये रेस्ट पे है तो अब ये इसके पास तो एक सिंगल वेलोसिटी आगे लेके जाए, और जब ये रुकेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी एक बच्चा करता हाफ mv m1, और बस इसके मास को हमको क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, म्यू हाफ म्यू v स्क्वायर, v यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। बेटा यहाँ पे रिड्यूस्ड मास कितना आता है बेटा बताओ जरा, कौन फास्ट 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 जल्दी। मुझे पता है पहली बार में रिड्यूस्ड मास गंदा ही दिखता है, अगली बार तुम कैसे लगता है यार क्यों फालतू में इतना आना चाहिए दोनों मेथड, बट रिड्यूस्ड मास तुम्हें खट से आंसर दे देगा। बेटा म्यू की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से? सर 4/5। हाँ बेटा इतना आया, M1 M2 अपना M1 प्लस M2। तो एक बच्चा बोलता सर देखिए ये तो आ गया हमारा, पहले हाफ हाफ काट दो, हाँ
हाफ हाफ काट दो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाऊंगा, परेशान मत हो। तो आप म्यू की जगह लिख देते 4/5 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो म्यू की जगह 4/5 इंटू 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर। अब बताओ बेटा, कटाया तो कितना आया, 20 आया। और अब तुमको नहीं लग रहा मेंटोस जिंदगी आ गई, x इक्वल टू √20/k, है ना। अच्छा सुनो, मैं यही क्वेश्चन तुमको एग्जामिनेशन हॉल में देता। बेटा देखो, तुम लोग टीचर से क्या सीखने आते हो मुझे पता है। तुम लोग ये सोचने आते हो कि चलो कुछ सर क्लास में लिखा देंगे जिससे काम बन जाएगा। नहीं बेटा, होता क्या है, आपको बताया उतना जाएगा जिससे काम बन जाएगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चाहिए कि एक दिन बैठ के कि सर मुझे सारे रेड्यूस मार्क्स के हर चैप्टर के क्वेश्चन टिक करा दो, या एक पेपर पे लिख के दे दो, मैं फॉर्मूला लिस्ट बना लूंगा। बेटा ये क्वेश्चन कितना टीडियस दिखता है, आप जरा देखो ना। एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आया, 3 मीटर पर सेकेंड m1 m2 m1 m2 ये k, और ये मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं बेटा, देखो एक सिंपल समझो। और आपसे पूछा मैक्सिमम एलोंगेशन एलोंगेशन। एक बच्चे ने क्या किया कि सर सबसे पहले एक काम करते हैं, m1 को 6 kg ले ले रहा हूँ, m2 को मैं 2 kg ले रहा हूँ। तो एक बच्चे ने क्या किया कि सर मान लेते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन वाला टाइम चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा, तो बोलेगा सर इसकी जो वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, इसके पास एक एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा टोटल एनर्जी, बेटा कोई सिस्टम में ऐसा कोई है नहीं कि जो एनर्जी खाए। स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन एनर्जी स्टोरिंग होते हैं, वो खाते नहीं है, वो सिर्फ पोटेंशियल टू काइनेटिक चेंज करते रहते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू मतलब 3 स्क्वायर इंटू 6। बेटा m1 m2 लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। m2 की जगह भी तुम 2 kg लिख लो यहाँ पे, इक्वल टू बाद में हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर। अब मुझे पता है कभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती अगर बाहरी फोर्स नहीं है। स्प्रिंग दोनों पे बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, इंटरनल फोर्स है ये पूरे सिस्टम का। तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी हमारा किसी भी समय m1 प्लस m2v मस्ट बी इक्वल टू, कहाँ गया हमारा, हाँ 6 3 जा 18, ये देखो 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8। यहाँ से मैं निकालता v को यहाँ पुट करता और मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन आता। एक टीडियस प्रोसेस। और ये है आपकी मेंटोस जिंदगी, जिसमें आपने क्या किया, मान लेते हैं m1 चला ही नहीं, इसी के फ्रेम में सॉल्व करेंगे सर। तो बेटा m2 के साथ क्या हुआ, m1 को चलाना नहीं बेटा। सर m2 का पहले आप रेड्यूस्ड मास कर दो। बेटा रेड्यूस्ड मास कितना आता बताओ, इस केस में कितना आता, 2 इंटू 6 12 अपॉन, 3/2। हाँ बेटा 2 इंटू 6 12 अपॉन 8, दैट इज 3/2। अब तुमको सिर्फ ये सोचना है, ये तो चल ही नहीं रहा सर। अब ये जितना जाएगा आगे एक जगह जाके रुकेगा, और ये जहां पे रुकेगा, अभी देखो इसके पास एक वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये 4 है, ये 3 है, तो पलट के इसके पास 7 हो गई विथ रिस्पेक्ट टू m1। यही तो सिखाते हैं कि दो मास सिस्टम को किसी एक मास में लाके सोचो। बेटा ये समझ आया तुम्हें थोड़ा सा। तो अब देखो, एक बच्चा जो बिना पेन उठाए इतनी कैलकुलेशन कौन करे बेटा, एग्जाम में 30 सेकंड में आंसर देना होता है। तुम बोलोगे सर m1 के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 7, अब तो पेन नहीं उठाया तुमने, ये सब हवा में चल रहा है कि सर रेड्यूस्ड मास आ गया हमारा, हवा में करते हैं 6 इंटू 2 12 12 12/8 सर 3/2 वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब सर ये ज्यादा से ज्यादा जाके कहीं रुकेगा। अब ये जब रुकेगा तो तुम खटाक से बोल देते कि सर जब ये रुकेगा तो वही मैक्सिमम एलोंगेशन होगी। और अब हम ये कह सकते हैं हमारी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई होगी, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर मस्ट बी हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ऐसे लिख लो, शायद जिंदगी भर याद रहेगा। हल्की सी एक आपकी ताकत यही सब रहती है कि हम लोग, अगर देखो इसमें कितने स्टेप लगे, 1 2, और इसमें कितना स्टेप लगा, 1। तो नीट वाले बच्चों के लिए जरूरी है ना बेटा कि एक स्टेप में आंसर है।
तभी तो टिक करोगे आप लोग। बेटा आपका ना कॉन्सेप्ट ज्यादा आना चाहिए। जैसे ना बच्चों को लगता है ना कि नीट वाले बच्चों को कॉन्सेप्ट कम आना चाहिए और जेई वाले बच्चों को डेप्थ तक आना चाहिए। नहीं बेटा, जिसको जल्दी करना आता है वो वही बच्चा होता है जिसको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ तक समझ गए बेटा? एक और क्वेश्चन करें बेटा। देखो कैलकुलेशन तुम तो गलत नहीं करोगे ना Yes, बेटा? sir. मैं ये निकाल के दूं कि नहीं? और बेटा मैं आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तुमको देखो जैसे तुम लोग की क्लास चल रही थी ना, उसी बीच में जो तुम्हारे सीनियर बैच वाले सारे भैया लोग थे ना, रुति दीपन सत्यजीत, वो सारे मिलने आए हुए थे बेचारे, 1 घंटे से वेट कर रहे थे। मुझे पता नहीं था। जैसे तुम्हारी क्लास रखी उसके बाद मैं थोड़ा उन लोग को कुछ खिलाया खिलाया पिलाया और थोड़ा सा मैंने 2 कप चाय पी। फिर मैंने तुम्हारी क्लास का लिंक फिर शेयर कर दिया। चलो मैं वापस आता हूँ और मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ। तुम्हारे सीनियर बैच में एक तन्मय करके भैया थे। तुम्हें तन्मय याद, किस कोई जानता है तन्मय को? जी सर। तो उसकी एक अच्छी आदत थी, बिल्कुल अच्छी आदत। उसे पता है कि टीचरों से कैसे पढ़ते हैं। तो वो ऐसे बोलता था, सर आपके पास जब टाइम हो विदिन, और वो लिख के भी रखता था सारी चीजें, सर आपके पास जब टाइम हो मेरे को ना रेड्यूस्ड मार्क्स के सारे केसेस की लिस्ट बना के आप दे दीजिएगा, मैं उसका फॉर्मूला लिस्ट अपने पास रख लूंगा। मेरी बात समझे बेटा? उसके जो पॉइंट अटके रहते थे वो जब आता था कॉन्सेप्ट वाइज लेके आता था कि सर ये सर्कल मैंने कर रखे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं हिलने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, कोई एक बच्चा इस कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर देगा, जबकि कितने इजी कॉन्सेप्ट है। इस केस का हमारा आंसर कितना आता है बेटा? सोचो, यहाँ से मैं निकालने से डर रहा हूँ पर सेकंड मेथड से मैं निकालने से डर नहीं रहा। सेकंड मेथड में मैं सिंपली बोलूंगा, हाँ देखो 7√3/2 के। वी रिलेटिव हमारी 7 आई थी, हाफ ऑफ कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई म्यू यानी 7, म्यू आ गया यानी 3/2 इंटू 7 का स्क्वायर बाई के रूट। तो 7√3/2 के। क्या इतना है बेटा आप लोग का? देखो एक लाइन में आ रहा है बेटा, कहने का मतलब। एक और क्वेश्चन करें क्या ऐसा? देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उस समय भी बोला था, रेड्यूस मास क्या करता है ना, रिलेटिव कर देता है बॉडी ए और बॉडी के बीच में। आपको याद है कोलिजन के दिन मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि 2 कार जा रही हैं, टक्कर होगी तो किस केस में डैमेज ज्यादा होगा? जब दोनों कार एक साथ डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। याद आया? यस सर। मैं बेटा क्वेश्चन बना बना के देता हूँ तुम लोग को, तभी तुम लोग मेरी बात समझ पाओगे। एक आम आदमी, मैं दोनों पैरेलल दिखाऊंगा ताकि तुम्हारा दिमाग चले। ये है आम आदमी जिसको क्वेश्चन में दिया गया m1, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, m1 की वैल्यू 2 kg है और ये m2 से जाकर टकराता है जो 1 kg का रहता है, ठीक है? और ये 3 मीटर पर सेकंड से है और इन दोनों के बीच का ई दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 दे रखा है, ठीक है? तो आपसे पूछा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो कैसे करोगे बेटा तुम? जल्दी जल्दी जल्दी। कौन आम आदमी कैसे करेगा? आम आदमी बोलेगा सर आपने हमें पूरा अच्छे से सिखाया है, डेरिवेशन ही सबसे बड़ा है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा डेरिवेशन ही सबसे बड़ा है। वो कैसे करेगा? सर m1 आफ्टर कोलिजन, m2 आफ्टर कोलिजन, लेट इट बी सर v1, लेट इट बी v2। मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, व्हाट नेक्स्ट? बेटा इफ E इज गिवन टू यू दैट मीन इट्स नॉट ए इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, 1/3 दिया है, इट्स नॉट इलास्टिक कोलिजन। हमसे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। एक बच्चा क्या करेगा, सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड। हाँ मैंने बोलूंगा हाँ बेटा, तो 2 × 5 प्लस 3 × 1 इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ तक समझ आया फर्स्ट स्टेप बच्चे का? और बच्चा गलत नहीं है, बच्चा अपनी जगह पे पूरा सही है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। बेटा ई की डेफिनेशन क्या थी? किसी बच्चे को ई की डेफिनेशन याद है? वेलोसिटी फॉर्मूला नोट्स बनाओ बेटा। Velocity before collision by velocity after collision. हाँ बेटा हाँ, पर सेपरेशन मतलब वेलोसिटी रिलेटिव ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी वर्ड यूज, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और आप बोलोगे तो बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा पूरा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो बेटा एक बच्चे को E1/3 दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में दिखता कि सर वेलोसिटी अप्रोच आती है हमारी। बेटा वेलोसिटी अप्रोच कितनी थी? 5 - 3 2 आती है ना। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आता? V2 - V1। यहाँ से बच्चा V2 - V1 निकालता और पहली वाली इक्वेशन से वो बोलता सर M1 M2 अगर हमें दे रखे हैं तो यहाँ से वो क्या निकालता? बेटा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके वो V1 V2 निकालता है ना। अभी यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं ना, अभी तो उसका V1 V2 आया है ना। बच्चा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। वो है बच्चा बिल्कुल जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं कि सर देखिए ना हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया सर, ये देखिए हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाया सर। मैंने बोलूंगा बेटा आपको क्या मिला? सर V1 V2 मिल गया सर। हम लोग अच्छा बढ़िया बेटा। अब एनर्जी निकालो लॉस, तुम बोलोगे सर इट्स वेरी सिंपल, हाफ हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, क्योंकि जब E है 1/3 तो लॉस होगा, यानी हाफ M1 5 स्क्वायर प्लस हाफ M2 3 स्क्वायर माइनस ये इनिशियल हो गया के इनिशियल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। फाइनल कितना दे रखा है बेटा? कहाँ पे है हम लोग? फाइनल हमारा कहाँ पे है? फाइनल है हाफ M1, तुमने V1 कुछ निकाला होगा, प्लस हाफ M2। कितने बच्चों को लग रहा है कि एक नीट के छोटे से पेपर में तुम्हारे पास 15 मिनट होते? बताओ किसी बच्चे के पास 15 मिनट है क्या? एक बच्चा बोलता है ना कि सर मेरे को तो आता पूरा पेपर था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और दूसरा बच्चा बोलता है सर क्या ही दुनिया में मुंह माया रखी है, एक लाइन में करते हैं ना क्वेश्चन। करें? दूसरा बच्चा बोलता है सर लॉस का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, और मैं ये तुमको याद भी करा सकता हूँ टेक्निक से कि सर लॉस हमारा आ जाएगा हाफ म्यू, कोई भी झंझट नहीं बेटा, कोई भी झंझट नहीं, खत्म क्वेश्चन। अब बताओ एग्जाम में कितना टाइम लगता है तुमको? वी रिलेटिव है बेटा, याद रखना। म्यू बेटा पिछले क्वेश्चन में अब बताओ 15 मिनट हैं तुम्हारे पास? नहीं ना। अब तुम बताओ इस क्वेश्चन में ई तुम्हें दिया हुआ है, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आती है बेटा बिफोर कोलिजन? बताओ। 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। देखो यानी अगर एक बच्चा यहाँ पे रहता, उसको मैं बोलता फॉर्मूला लिखो, तो क्या लिखता सर? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो एक बच्चे के लिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता, वो बोलता सर एक लाइन दो ना मुझे। हाफ म्यू की जगह मैं लिखूंगा अपना M1 M2 यानी 2 × 1/2 + 1। सर इतना मेरा हुआ वी रिलेटिव। सर वी रिलेटिव तो सिंपल है, 5 - 3 2 का स्क्वायर इंटू सर ई स्क्वायर -1। सर ये हमारा 1/3 स्क्वायर -1। अब बताओ बेटा एक बच्चा जो 30 सेकंड में क्वेश्चन टिक कर सकता है, वो इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेगा? कितने बच्चों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई? बेटा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? Yes, sir. तो क्यों नहीं तुम ऐसे करो बेटा? और देखो ना सारे बच्चों, देखो बेटा मैं एक चीज सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं बार बार बच्चों को एक बात बोलता हूँ और शायद उनको अजीब भी लगती होगी। आज श्रुति मिलने आया था मुझसे, जब वो जे एडवांस का पेपर देने जा रहा था तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन टिक किए थे, उसके वो क्वेश्चन अटक गए एग्जाम में। बेटा तो अंतर टीचर आपकी लाइफ में पूरी परमानेंट लाएगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेटा आपको लगता है कि टीचर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपको जज करे या कुछ स्पेशल अटेंशन दे? अगर एक टीचर ईमानदार है तो आप मतलब आप एक बहती नदी हो और टीचर मंदिर है, आपको पवित्र होकर आगे बढ़ना है। मैं आपको जज करने के लिए रुक नहीं सकता बेटा, और नहीं आपकी इतना टाइम है आपके पास। आप एक वेरिएबल फ्लो हो जो टीचर के पास से गुजरेगा, टीचर अपना बेस्ट करेगा, आप अपना बेस्ट करो और पवित्र होकर आगे निकल जाओ। अब मुझे बताओ मैं क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे? बेटा इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है आपकी? No, sir.
चलो मान लो मैं तुमको यही क्वेश्चन सर? देता। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बस इसे डायरेक्टली याद रख लें बस। हाँ बेटा बेटा देखो मैं बता रहा हूँ, मैं डिराइव भी, तुम जो बोलोगी कि नहीं सर आप मुझे डिराइव करके दो, मैं वो भी करके दे दूंगा, तुम लोग की जैसी इच्छा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आप अगर डिराइव कर भी लिए तो आखिरी में आपको क्या मिला कि सर 2 मासेस थे, अगर मैं 1 मास के अबाउट निकाल लेता तो टोटल डिस्टेंस r हो जाता और फॉर्मूला होता है mr²। मुझे पता है अभी आपने नहीं पढ़ा है तो हार्ड लग रहा होगा। आई का फॉर्मूला होता है mr², और 1 मास सिंगल बनाना है तो कैसे करोगे, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, खत्म, म्यू r²। तो इतनी लंबी डेरिवेशन करने के बाद भी तुम्हें वही मिलेगा। बेटा नीट में तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, चलो लेकिन मैं करवा दूंगा जिस जिस क्वेश्चन पे तुम बोलोगे। दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? यस सर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और आपको दिया हुआ है इसकी स्पीड 6, इसकी स्पीड 2, और आपसे पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी निकालो। तो बेटा अब बताओ क्या एक लाइन में नहीं कर दोगे? आंसर बताओ बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों मासेस चिपक जाते हैं आपस में, m1 प्लस m2। देखो ना कितना, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर e² - 1। बेटा ये बताओ परफेक्टली इन इलास्टिक में e की वैल्यू कितनी होती है? बेटा अगर आप नहीं समझ पाते हो तो e होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब वो दोनों चिपक गए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी अप्रोच पहले रह के भी क्या कर लेगा, 0/6 - 2 इज स्टिल 0। तो e की वैल्यू 0 आ गई, तो आपका आंसर एक लाइन में। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, क्यों कोई मेहनत करेगा, बच्चा तो टिक करेगा दनादन। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? तुम सोचो ना, एक बच्चा पूरा डिराइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सर मोमेंटम पहले मोमेंटम बाद में, सर दोनों मोमेंटम कंपेयर कर लिए, 6 × 3 प्लस 2 × 2 इक्वल टू सर m1 प्लस m2 × v, सर हमें लगा दिया। और फिर वो ऐसे कर रहा है, सर हाफ, सर लॉस होगा हाफ m1 6² प्लस हाफ m2 × 2² माइनस सर बाद में हाफ m1 प्लस m2 × v², ये वाला। अब इतना लंबा टाइम बेटा हम जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना पहली बार, तब आपके पास रहता है। एग्जामिनेशन वाला है, आप बोलोगे सर करना ही क्या है, हाफ म्यू की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 × 2 = 12, 12/8 यानी 12/8 यानी 2/3, मतलब 3/2। यहाँ तक साथ में आया बेटा? बेटा आप लोग को ये सब तुरंत तो समझ आता है ना, इतने भी तो कमजोर नहीं हो ना तुम। 12/8 3/2 आया इंटू वी रिलेटिव। बेटा वी रिलेटिव कितना आ जाता है, 6 - 2। सर हाँ बेटा बताओ। सर वो म्यू का वैल्यू 6/5 हो जाएगा ना सर, मास 3 और 2 है। अच्छा मैं वेलोसिटी वाला मास पुट कर दिया, सॉरी 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 बेटा, मैंने वेलोसिटी पुट कर दिया, वो मेरी गलती मेरी गलती। m1 m2 पुट करना था। हाँ तो 3 × म्यू की वैल्यू 3 × 5 आ जाएगा। हाँ हाँ 3 + 2। बेटा ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझे ना। अब बताओ अगर मैं ऐसी तुम्हें लिस्ट दे दूं तो तुम एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे डिराइव करके कि टिक करके आओगे? आपको समझ आ रहा है ना, जो बच्चे तेज होते हैं उनके पास एक चीट कोड टाइप का रहता है, उनको सारे फॉर्मूले की लिस्ट पता रहती है। और नीट में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता, सब ऐसे बेसिक आएंगे। बाद में बच्चा सोचेगा यार, और आपको एग्जाम में भी सोल्यूशन ऐसे ही दिखा रहेगा कि मोमेंटम कंजर्व करो, ये करो वो करो। तो फिर बच्चों का ऐसे क्यों बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 30 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर ली, 40 मिनट में फिजिक्स पूरी खत्म कर ली, तभी तो बायो में टाइम दोगे। बायो में देखना ना कितने क्वेश्चन है बेटा।
कैसे दोगे क्या? 3 घंटे हैं सर, फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, 3 स्लॉट्स हैं ना कि 4 स्लॉट्स हैं आपके पास? 4 स्लॉट्स हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 2 स्लॉट, बॉटनी और जूलॉजी। समझ आया? क्वेश्चन सब में बराबर बराबर है। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री को उड़ाओगे नहीं जल्दी जल्दी, और बायो को भी उड़ाना ही है बेटा, तब तक आप श्योर शॉट 600 प्लस क्लब में नहीं जाओगे। यही आपका सेफ है। 650 वाला बच्चा निश्चिंत रहता है, 600 प्लस वाले बच्चे को पक्का एडमिशन मिलेगा, बट 650 प्लस वाला बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को एम्स मिल सकता है। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाते जाऊंगा आज के बाद हर एक क्लास में। देखो मैं एक बात समझाता हूँ, मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं वो क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, ये वाले क्वेश्चन जो मैं कर रहा था ना, जिसको आपको अटका था। बस आज के बाद जब मैं रिड्यूस मार्क्स बोलूंगा, आप बोलोगे अच्छा हाँ सर समझ गए, इसमें शॉर्टकट है, 1 मार्क्स के रिस्पेक्ट में दूसरे को करते हैं, ना कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। क्या तुमको मेरी बात, थोड़ी सी बात समझ आई? अच्छा मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन कराऊं क्या, जो एक मैं कर रहा था पर शायद मैं रुक गया था बीच में कहीं। आपको याद है हम लोग कुछ ऐसे लिख रहे थे, M1, याद है बेटा कैसे क्वेश्चन लिख रहे थे, हम लोग रुक गए थे। हाँ सर, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला। हाँ हाँ, अगर मैं आपको बोलता, सुनना मेरी बात सुनना, मैं चलो इसका इजी वर्जन बना देता हूँ पर बाद में आप इसको समझना कि जनरल फॉर्मूला है। सॉरी सॉरी, मैं आपको पहले इजी फॉर्म में बताता हूँ, पर इसका जनरल फॉर्मूला बेटा देखो, जो डेरिवेशन तुम्हें नहीं समझ आ रही ना, बस मुझे एक बार बोल देना कि सर अब क्लास में डेरिवेशन करा दो, मैं करा दूंगा, भले आज ही जितनी चीजें कराएंगे सब दोबारा दोबारा। M1 M2 U1 U2, सिंपल दिया। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना तुम लोग को सिखाया ना बेटा मैंने, कितना आता था बताओ? M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बेटा पता है एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा आपने गलती क्या की। या तो थोड़ा जागो नींद से और तैयार रहो। देखो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास ऐसे आता, कोई दिक्कत बेटा? यही तो निकालते थे। अरे बेटा याद करो, हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल मोमेंटम कैसे निकालते थे सिस्टम का, मास ऑफ द सिस्टम यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो V सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, मास ऑफ द सिस्टम नीचे आ जाएगा इसके। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, हम M1 की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। अभी ये बोलते सर सिंपल तो है क्वेश्चन सर हमारा। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुमको कुछ वैल्यू देता हूँ, चलो मैंने M1 को 2 kg लिया, ठीक है, और U1 को 3 लिया, 3 मीटर पर सेकेंड, M2 को मैंने 4 ले लिया और U2 को मैंने उतना ले लिया, कुछ ले लेते हैं 2 या 3 ले लेते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी प्लीज, फास्ट करते हैं ना थोड़ा, जल्दी से बताओ बेटा, VCM कितना आएगा? सर 3। 3 आएगा बेटा? यस सर। ठीक है चलो, अब मान लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 है, तो एक बच्चा क्या करता सर, M1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बेटा अगर सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी हमें कैसे दी थी, कम होके दिखती है ना, या हम ऐसे लिख सकते थे ना कि सर जो हमारा U1 रहती, U1 माइनस दिस मच रहती, VCOM। ये बात समझ आ रही होती? कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे रहते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको u1 थोड़ी ना बोलते हैं, हम बोलते हैं u1 माइनस vcm, ये आती वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक सही है बेटा? यस तो चलो पुट कर देते हैं, मैं तुमको समझाने के लिए। डेरिवेशन बेटा ज्यादा टाइम नहीं लेता है, बस तुम्हें थोड़ा सा तंग करेगा। ये u1 लिखा है प्लस m2 u2। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, बच्चा डरा हुआ है। m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा बेटा सॉरी, ये यहाँ तक ऐसे था। VCM को बस मैंने पुट किया है। अब इसको जब m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो क्या हो जाएगा, मिलेगा? क्या बेटा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा? क्यों? अरे VCM को बस यहाँ पुट करो, m1 m2 इससे मल्टीप्लाई होगा u1 से, तो m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस माइनस VCM है तो माइनस m1 देख पा रहे हो बेटा, u1 से मल्टीप्लाइड है दोनों, और यहाँ m1 u1 है प्लस m2 u2 है। तुमने क्या इसको पूरा ही उड़ा दिया क्या? ऐसे उड़ाओ ना बेटा, आधा आधा उड़ाओ। पूरे बच्चा यहाँ तक सर समझ आया? हाँ बेटा बोलो। तो VCOM तो 3 आ गया था, तो VM1 CM तो नहीं नहीं, 0 वो बात ठीक है, तुम VCM निकाल के बैठो। मैं बस तुमको बोल रहा हूँ कि मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे ये चाहिए, तो तुम ऐसे ही करते ना, यही यहाँ पुट करते ना, और फिर जब ऑपरेशन करते तो यही तो आता ना। एक बार करो बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। पढ़ाई में देखो बेटा, जिस बच्चे में पेशेंस नहीं होता ना, उसके लिए दुनिया बहुत मुश्किल है। वो हर 10 सेकंड बाद वो इंटरनेट पे जाएगा तो वहां से बोर हो जाता है। वो हर चीज में 10 सेकंड में गिव अप कर देगा। देखो अब बताओ मुझे कितना आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है कितना आया? कितने बच्चों को u1 माइनस u2 दिखा उसमें, इंटू m2 दिखा, अपॉन m1 प्लस m2 दिखा, और एक m2। हाँ देख पा रहे हो बेटा? कुछ दिखा क्या तुम लोग को? आंसर कितना आ रहा है? VM1C समझ आया? यस सर। देखो इतना कुछ आया होता। अब मैं तुमसे बोलता बेटा, मुझे जरा ये बताओ कि m1 की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी है? तो तुम क्या करते? हाफ m1 इंटू v मास ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ऐसे करते ना? हाँ या ना बेटा? करते? ओरे बच्चों डर गए क्या? शॉर्टकट में बताऊं? सर आए। यहाँ तक समझ आया बेटा? अब आपको ये दिखता हाफ m1, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होता है इसके साथ में, तुमको तुम्हारा म्यू मिल जाता, तुम बोलते सर ये तो हाफ म्यू vm1 c स्क्वायर आ रहा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? सॉरी, VMC स्क्वायर नहीं आ रहा, रिलेटिव u1 माइनस u2। अच्छा देखो मैं जल्दी जल्दी दोबारा बोलता हूँ बेटा, शायद आप मेरी बात क्लिक कर जाओ और आपको समझ आ जाए।
ये m1 था, ये m2 है, और दोनों की स्पीड मैंने u1 u2 दे दी। आपने बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये निकाल के दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 क्वेश्चन ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप पता है बड़ी मेहनत करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करते कि सर पहले हमें m1 की स्पीड पता है, पहले VCM निकालते हैं। आप निकाल लेते बेटा, कोई मुश्किल नहीं, आप निकाल लेते। सर m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाती सेंटर ऑफ मास की स्पीड। फिर आप करते कि सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर मास m1 इंटू v स्क्वायर। v क्या चाहिए, v चाहिए वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप ऐसे करते तो आप यहाँ पुट करते वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अब हाफ m1, और vcm को vm1 विथ रिस्पेक्ट टू cm को कैसे लिखते, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ vcm भी आ जाती है हमारी। तो m1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आपकी आती, यानी ये टर्म आता, दिस इज वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बड़ा टीडियस क्वेश्चन। बोले सर क्या है, हाफ m u1 माइनस v सेंटर ऑफ मास जो हमने निकाला था का स्क्वायर। लेकिन जब तुम निकाल के बैठते इस चीज को तो तुमको ऐसे मिलता हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। यानी अगर मैं तुमको एग्जामिनेशन हॉल की भाषा में बात करूं तो कौन निकाले v सेंटर ऑफ मास। मैं तुमको इतना दे रहा हूं ना कि ये 3 kg है और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 6 kg है और ये 4 मीटर पर सेकेंड है, और तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तुम बोलते सर मैं नहीं निकाल रहा, मैं तो एक लाइन में लिखूंगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी निकालनी है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में करना है 6 kg के। अब बताओ 6 kg के रिस्पेक्ट में करना है तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ये 4 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई 3 kg की, मास आया 3 kg। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई बेटा 4 - 2 2 आई, तो v रिलेटिव मिल गई। और मास 3 की जगह क्या लिख लोगे, म्यू लिख लोगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा क्या ज्यादा मुश्किल है, ये एक लाइन में लिखना कि यहाँ सब इक्वेशन लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, खुद बताओ बेटा। बेटा आप लोग को ये सब समझ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इतना है। देखो एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन फॉर्म में फिर से दोबारा कोशिश करता हूँ बोलने की। एग्जाम में आया ना, एक भी बच्चा ऐसा पाप नहीं करेगा कि वो ऐसे सॉल्व करे। एग्जामिनेशन में आने पे तुम खुद बताओ कौन बच्चा सेलेक्ट होगा। 2 kg लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा 4 kg लिखा है, और यहाँ पे दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 2 मीटर, या सॉरी 8 मीटर ले लेते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड। और आपसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg वाली बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आप कैसे निकालना पसंद करोगे कि सर कन्वेंशनल मेथड, पहले मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटा, बताओ जरा जल्दी से। इस क्वेश्चन में चलो करते हैं पूरा। आपका आता सर 8 2 जा 16 प्लस 4 6 जा 24 बाई 6, तो कितना आ जाता है बेटा बताओ। सर 5। 5 आ जाता, यानी वेलोसिटी और ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी 5। तो अब मुझे 2 kg की वेलोसिटी दिख रही है कि सर 2 kg की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी बताओ। 8 - 5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं कहता कि काइनेटिक एनर्जी आती हाफ
मास है 2 kg इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है? सर हाँ बेटा बताओ। तो VCOM तो 5 नहीं आ रहा है। VCM 5 नहीं आ रहा है तो किसी बच्चे ने तो बोला ना। अच्छा ये बताओ 8 टू 16 है और ये 24 है, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 40 आएगा ना। 40/6 कहाँ से 5 हो जाएगा? 40/6 आपको 20/3 से ज्यादा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और रुको, ये वेलोसिटी आई हमारी सेंटर ऑफ मास की, तो अब मैं 2 kg की जो वेलोसिटी है वो निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो कितनी आती है? 8 माइनस 20/3। 8 माइनस 20/3, तो ये कितना आ जाता है बेटा? 24 माइनस 20/3, यानी कितना आ गया बेटा ये वेलोसिटी? हमको ये वेलोसिटी मिल जाती 4/3, और हम बोलते हाफ एम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाता है 4/3 का स्क्वायर। इतनी मेहनत करके हम यहाँ पहुंचते, ठीक है। और ये बच्चों यहाँ तक पहुंचते हैं ना, अब तुमको खुद नहीं, आंख बंद करके नहीं दिख रहा है कि हाफ है, ये ये रिलेटिव वेलोसिटी है। एक बच्चा ऐसे क्यों नहीं लिखता सर हाफ? क्यों मैं इसको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करूं जब मैं इसको 6 kg के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? एक बच्चा नींद में भी ऐसे कर देता है कि सर कुछ कुछ तो दिख रहा है, ये 6 है ये 8 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2 आएगी। नहीं सॉरी, वो निकालो बेटा, म्यू निकालना जरा। म्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ? 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 कितना है बेटा ये बताओ? 4/3। 4/3 आया। हाफ म्यू, आप फॉर्मूला याद रखो, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। आपका गड़बड़ नहीं होगा, अगर हमने कैलकुलेशन एरर नहीं की है तो हमारा आंसर हमेशा मैच कर जाएगा। क्या बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर 8/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? वी रिलेटिव कितना था? 8 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर, तो हमारा 8/3 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है बेटा? देखो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन की थी ना बेटा इसकी, हमने डेरिवेशन वाला पेज डिलीट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा वेलोसिटी ऑफ m1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आ जाती वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हमारी वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाती हाफ m1 vm1 com स्क्वायर। देख पा रहे हो बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ये वैल्यू कितनी आती? हाफ
M1 अगर मैं यहाँ से M1 मल्टीप्लाई कर देता तो M2 M1 इसका स्क्वायर करते तो M2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर हो जाता और यहाँ UN माइनस U2 का होल स्क्वायर होता। बेटा हमने वहां पे एक मास वाला टर्म शायद मिस कर दिया था, तो देखो यहाँ दिख पा रहा है बेटा आपको? जी सर। तो कुछ नहीं करके आप कुछ ना कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लोगे, जैसे इसको M2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। मैं आपको बेटा पूरी एक फॉर्मूला लिस्ट दे दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, जैसे इसको ऊपर नीचे हम M1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और नीचे M1 प्लस M2 का स्क्वायर इंटू UN माइनस U2 का स्क्वायर, तो आपको वो दिख जाता टर्म। ठीक है कि हाफ म्यू स्क्वायर इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन M1। तो कुल मिला के बेटा आपके सारे फॉर्मूले रेड्यूस्ड कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ नहीं सिर्फ 10 से 12 फॉर्मूले हैं वो दे दूंगा, वो एग्जाम में दे इसीलिए जाते हैं, देखने के लिए कौन बच्चा जल्दी कर पाता है। ठीक है, और आपको उससे ज्यादा नहीं लगाना है बेटा। मैं पूरे आपको हैंडआउट्स बना के लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, जहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले बोलोगे तुम्हें डिराइव, और जिस पे तुम्हें डाउट हो एक ब्लू ऐसे कुछ सर्कल मार के बोल देना सर इसका डेरिवेशन दे दीजिए, तो मैं डेरिवेशन भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, बेटा मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ, मेरा 9 o'clock से दोबारा एक बच्चे का डाउट है। ठीक है, मैं रखता हूँ बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम ऑल।